शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। ये एक सामुदायिक रेडियो है और इसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं, जिसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। 17 अगस्त भारत में नेशनल काउंसलिंग साइकोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने परामर्श और परामर्शदाताओं के बीच संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए की थी। और इस दिन के विषय में विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर भाग्यश्री जोशी और विनीता पंत। तो प्रस्तुत है आपके लिए ये कार्यक्रम। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी और मेरे साथ हैं विनीता पंत। आज हम लोग आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं मनोविज्ञान विभाग से, और यहाँ पर आज हमारी उपस्थिति का कारण है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं नेशनल काउंसलिंग साइकोलॉजी डे को सेलिब्रेट करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब तेज तूफान आते हैं या बरसात आती है तो आपका लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा अचानक से झुक जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है या वो गिरने लगता है। तो अक्सर आपने अपनी माँ को, अपनी दादी माँ को या अपने परिवार के किसी बड़े को देखा होगा कि वो उस पौधे को एक डंडे के सहारे खड़ा कर देते हैं और जो वो पौधा होता है उस डंडे के सहारे आगे बढ़ता जाता है और अपनी जड़ों को पकड़ लेता है। तो बस यही है एक परामर्शदाता की भूमिका कि जिस समय आप अपनी जिंदगी में तनाव से घिरे हुए होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप जिंदगी के दबावों से दब चुके होते हैं, तो उस समय परामर्शदाता उसी डंडे की तरह से आपको सहारा देता है और आपको मदद करता है वापस से अपनी जड़ें पकड़ने के लिए, और आपको मदद करता है एक छोटे से पौधे से एक बड़ा सा वृक्ष बनने के लिए। तो आइए जानते हैं विनीता पंत से कि नेशनल काउंसलिंग साइकोलॉजी डे क्या है और हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल काउंसलिंग साइकोलॉजी डे जो है, इसकी शुरुआत भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो इंडिया में है उसकी पहल से शुरू हुई है। अब भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उनका इसको शुरू करने का उद्देश्य या ध्येय ये है कि जो आम जनमानस है उसमें परामर्शन या काउंसलिंग को लेके बहुत सारे मिथक उनमें फैले हुए हैं। हम लोग जागरूक नहीं हैं कि काउंसलिंग क्या है, क्यों ये ज़रूरी है। तो इन सब के प्रति जो एक जागरूकता है वो फैलाना और उसके साथ में इन मिथकों को दूर करने का प्रयास करना, यही उसका उद्देश्य है। और इसके साथ में हम कह सकते हैं कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको एक पहचान दिलाना, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की भूमिका को हम उतने अच्छे से नहीं समझते हैं। तो उनको भी एक पहचान दिलाना, उसको सबके सामने रखना, इसका एक उद्देश्य रहा है। यह 17 अगस्त को यह मनाया जाता है और पिछले वर्ष भी 17 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया गया था। और मुझे लगता है कि जो काउंसलिंग है उसके विषय में आम जनमानस में एक धारणा है कि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है और शायद जो मानसिक रोगी होते हैं उनको ही काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। तो ये सारी जो धारणाएं हैं ये बहुत हद तक सच नहीं है। तो इसके पीछे क्या सच है, क्या चीज़ें सही हैं, उनको हमें दूसरों तक पहुंचाना, उसको जानना ज़रूरी है। और आज के जो दिन है, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसके जरिए हम यही कोशिश करेंगे कि लोगों तक हम पहुंचाएं कि काउंसलिंग एक्चुअल में क्या है। बिल्कुल विनीता, आज भी हम अगर अपनी सोसाइटी को देखें तो आज भी लोग ना मनोविज्ञान से जुड़े हुए मुद्दों को, काउंसलिंग को, इन सब को एक बहुत जटिल प्रक्रिया मान करके चलते हैं। आज भी समाज के लोग ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी मनोचिकित्सक के पास जा रहा है, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जा रहा है या परामर्शदाता के पास जा रहा है तो वो उसको पागल की श्रेणी में रख देते हैं, और इसीलिए कई बार लोग कतराते हैं, भागते हैं किसी परामर्शदाता के पास जाने से, उनसे सलाह लेने से। लोगों को ये लगता है कि अगर हमको कोई देख लेगा कि ये परामर्शदाता के पास गया है तो लोग हमें पागल की श्रेणी में रख देंगे, हमें मानसिक रूप से कमजोर मानने लगेंगे। लेकिन आज जरूरत है इस धारणा को हटाने की। हमें लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हमें शारीरिक परेशानियां होती हैं, हमें बुखार आता है, हमें सर्दी जुकाम होता है, हमें अन्य शारीरिक रोग होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा मनस भी है, हमारी मानसिक स्थिति भी है। हमें कई तरीके के दबावों के कारण, तनावों के कारण हमारी ज़िंदगी में कई सारे अंतर्द्वंद होते हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। इन वजह से कई बार हमें बहुत सारी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास
पास जाते हैं वैसे ही किसी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, किसी काउंसलर के पास जाना और अपनी समस्याओं का समाधान लेना, ये एक आम प्रक्रिया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता हो कि वो जाएं और बात करें। जैसे परामर्श एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी ज़िंदगी का, वो हमारी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूरी है, विवाह के बाद पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे हैं इतने डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपस में लोग बात नहीं कर पा रहे, आपस में एक दूसरे की बातचीत को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, और वहां पर काउंसलर मदद कर सकता है उनको आपस में तालमेल बैठाने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए। इसके अलावा स्कूल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज बढ़ती दिख रही है। कई बार बच्चे हैं जो अपने विषयों का चयन नहीं कर पाते, परिवार के दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण, हमारे दोस्त कौन सा विषय ले रहे हैं, हमें भी वही विषय लेना है। इस कारण कई बार उलझनों में फंस करके कई बार गलत फैसले विद्यार्थी ले लेते हैं और आगे चलकर वो उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। और इसी प्रकार एजुकेशनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, वोकेशनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। 12th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, आपको करियर के लिए कौन से ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, तो ये वोकेशनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो स्कूल काउंसलर होता है वो कई हद तक ना सिर्फ स्कूली मुद्दे बल्कि पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक होता है। आपका एक बच्चा है, वो क्लासरूम में बहुत शांत बैठा है, वो आपकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो स्कूल की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो क्यों उदास है, इसको जान करके वो उसकी समस्याओं का हल जान सकते हैं। कई बार हमारे पारिवारिक मुद्दे होते हैं जिनके कारण बच्चा परेशान होता है, वो अपने परिवार में उनको शेयर नहीं कर पाता, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पाता, तो उन पारिवारिक समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को बाहर निकालने में वो सहायक है। और बचपन से ही यदि किसी बच्चे को ये समझाया जाए कि काउंसलिंग एक सरल प्रक्रिया है, काउंसलिंग जटिल नहीं है और परामर्श लेना एक नॉर्मल सी बात है, तो अगर बचपन से ही बच्चा ये सीखेगा तो हम अपने समाज में इस तरीके से सुधार कर सकते हैं। और हम परामर्श के महत्व को बचपन से ही अगर बच्चे के अंदर डालेंगे तो वो आगे चलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी इस बात को फैलाएगा और हमारा समाज इस तरीके से सुधर सकेगा। क्यों विनीता, आप क्या मानती हैं इसके विषय जी में? बिल्कुल मैम, आपने जो कहा कि अगर हम शुरुआत से ही बच्चों में ये गुण डाल दें या बच्चों को हम के दिमाग में हम ये बात डाल दें कि काउंसलर जो है वो एक नॉर्मल पर्सन है, जैसे डॉक्टर है जिसके पास आप जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती वहां जाने में, वैसे ही आपको काउंसलर के पास जाने में कोई दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो आगे जाके वही जो बच्चे हैं वो युवा बनेंगे और आगे वो अपने हमारे देश को चलाएंगे, तो उनके अंदर ये सोच विकसित हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि कई हद तक ये जो धारणाएं जो हम बात कर रहे थे पहले, वो धारणाएं दूर हो पाएंगी। इसलिए स्कूल काउंसलर का होना तो मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही ये जो जड़ है इसको पकड़ना बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके साथ ही जो लोग इसको जटिल प्रक्रिया मानते हैं और उनको लगता है कि किसके पास जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी क्लियर नहीं है कि आखिर कब कैसी परेशानी में उनको किसके पास जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नाम भी बन गए ना, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, काउंसलर भी बोला जाता है, साइकियाट्रिस्ट भी बोला जाता है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि कभी काउंसलर वर्ड बोल लिया, कभी साइकियाट्रिस्ट बोल लिया, कभी साइकोलॉजिस्ट बोल लिया, कुछ भी बोल लेते हैं। तो क्लियर नहीं है एक्चुअली कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कब किसके पास जाना चाहिए। तो मुझे लगता है लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम साइकियाट्रिस्ट की बात करें, तो साइकियाट्रिस्ट जो है एक डॉक्टर है जो MBBS करे हुए हैं और उसके बाद वो MD साइकियाट्री करते हैं। तो यूजुअली वो दवाई देने में और जो मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, मेडिकल फील्ड से वो जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो अधिकतर साइकियाट्रिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो सीवियर कंडीशन में आ जाता है, यानी कि अगर उनको किसी प्रकार का गंभीर मानसिक रोग है या फिर अगर उनको एंग्जाइटी भी है तो वो बहुत सीरियस हो चुकी है, जहां पर उनको मेडिसिन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, उसके बिना उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होनी है। तो वहां पे साइकियाट्रिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके पास जाना पड़ता है। और साइकियाट्रिस्ट के साथ फिर बाकी लोग काम करते हैं। जैसे कि हम माने कि जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, ये सब एक ही वृक्ष की टहनियां आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे एक जना काम कर रहा है तो उसके साथ बाकी लोग भी मिलके काम करेंगे, तभी ये प्रक्रिया जो है सही तरीके से हो पाएगी, यानी कि जो फल है वो सही तरीके से उपज पाएगा। तो उसके बाद हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अगर देखें कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है, तो अभी इंडिया में जो नॉर्म चलते हैं उसके अकॉर्डिंग RCI है, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू रजिस्टर्ड कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ
जहाँ पे एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी चलते हैं, तो उन आरसीआई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से अगर किसी ने वो कोर्सेज किए हैं तो उसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम से हम जानते हैं। और उनका यूजुअली वर्क होता है वो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं कि जो भी मानसिक रोगी हैं उनका डायग्नोसिस करना और उन पे टेस्टिंग अप्लाई करना, फिर उनकी काउंसलिंग में भी वो हेल्प करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास उनको रेफर करना चाहिए तो वो उनको वहां पे रेफर करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम सुनते हैं कि काउंसलर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और साइकोथेरेपिस्ट भी हम सुनते हैं, तो ये जो है इनके साथ ही काम कर रहे हैं ये लोग भी। लेकिन साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपका डायग्नोसिस कर सकता है, बट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और जो साइकोथेरेपिस्ट है उनके पास आपका डायग्नोसिस करने या आपको मेडिसिन देने का उनके पास अधिकार नहीं होता है, आप कह सकते हैं। तो उनका काम क्या होता है, मेनली आपकी जो समस्याएं हैं उनमें आपको हेल्प करना, आपके साथ बने रहना। जैसे कि मैम ने शुरुआत में एग्जांपल आपको दिया था कि जो पेड़ है वो झुक रहा है, पौधा झुक रहा है, तो आप उसको सहारा देते हैं, तो वो जो सहारा बनने का काम है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, वो साइकोथेरेपिस्ट कर रहा है। लेकिन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो यूजुअली उन पेशेंट्स के साथ ज्यादा काम करते हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर रोगी नहीं होते हैं, और जो नॉर्मली आप डेली लाइफ से जुड़ी हुई आपकी जो समस्याएं हैं, आप जब एंजाइटी की सिचुएशन में होते हैं, आप रास्ते, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप चीजों को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर आप अपने में इतना कंफ्यूज हो चुके होते हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में होते हैं कि आप सही चीज को नहीं पकड़ पा रहे होते, तो वहां पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हमें हमारे जो माइंड का जो बहुत सारी मतलब हमारे माइंड में बोलते हैं ना खिचड़ी बन गई किसी चीज की, तो उसको वो सुलझाने का काम करते हैं। साइकोथेरेपिस्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे थेरेपी वर्ड जुड़ गया है, तो वो किसी थेरेपी में स्पेशलाइज होते हैं और वो उसी थेरेपी में मतलब 1 या 2 थेरेपी, इस तरह की थेरेपी में वो अपने को स्पेशलाइज किए रहते हैं, उन्होंने किसी सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा उसमें किया होता है, तो वो उस थेरेपी पे ही ज्यादातर काम करते हैं। और जिन लोगों पे वो थेरेपी दी जा सकती है उनके साथ वो ज्यादा काम करते हैं। जैसे साइकोलॉजी में डिफरेंट प्रकार की जो थेरेपीज होती हैं, यानी कि हम CBT सुनते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। उसी के अलावा हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, साइको एनालिसिस कुछ लोग करते हैं। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो आजकल मॉडर्न थेरेपीज भी आ रही हैं, आप उसमें माइंडफुलनेस वगैरह को देख रहे हैं, ठीक है, योगा थेरेपी वगैरह भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब हम अल्टरनेटिव थेरेपीज भी साथ में यूज करते हुए चलते हैं, हिप्नोसिस को यूज करते हैं, आप NLP के बारे में आजकल सुन रहे हैं। तो स्पेशलाइज होते हैं अलग अलग चीज में साइकोथेरेपिस्ट, और वो उस थेरेपी पे पर्टिकुलरली काम करते हैं। और मुझे तो लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो उनसे पूछ भी सकता है। इसको हमें इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हम पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या आपको उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर जो जिस डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ वो किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, उन्होंने क्या किया हुआ है। उसके साथ अगर वो आपके साथ किसी थेरेपी पे काम कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट किस थेरेपी से चल रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक अनभिज्ञ इंसान की तरह बस चले गए और आपको कुछ भी कराया जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि ये जानकारियां लोगों तक हो। तो मैम मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोग काउंसलिंग साइकोलॉजी का डे जो ये है मना रहे हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे दूर हो पाएंगी अगर हम। बिल्कुल विनीता, प्रयास तो यही है हम सभी का कि लोगों के अंदर से ये धारणा निकल जाए कि किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी समस्याओं को लेके भी जा सकते हैं जिनका आपको हल नहीं मिल रहा है, जिनसे आप परेशान हैं, जो आपकी जिंदगी में आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, जिनकी वजह से आप खा नहीं पा रहे हैं, जो आपको रोज आके परेशान कर रही है। तो आपकी जो जिंदगी की छोटी बड़ी परेशानियां हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, इनको लेकर के भी आप जा सकते हैं, ताकि आप अपना एक जो आपकी जिंदगी है उसको आप एक स्मूथली जी सकें, आराम से जी सकें, आप जिंदगी में बहुत तनाव में ना रहें। तो समाज में ये धारणा को फैलाना बहुत जरूरी है कि आप जाइए, बात करिए। बहुत सारी परेशानियां अपनी बातों को साझा करने से ही खत्म हो जाती हैं। तो यही हमारी उम्मीद रहेगी और यही हमारा ध्येय भी था आज का, कि हम आपको बता सकें कि काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और आपको काउंसलर के पास जाना क्यों ज़रूरी है। जी मैम, बिल्कुल। मुझे लगता है ना, जैसे कि लोग अपने को पेशेंट के नजरिए से ना देखें, क्योंकि हम लोग यूजुअली यहाँ पे पेशेंट ना बोल के क्लाइंट वर्ड यूज करते हैं। पेशेंट यूजुअली उनको बोला जा सकता है जो बहुत ज्यादा गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है, उनको आप पेशेंट बोल सकते हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। बट अगर आप नॉर्मल समस्या लेके आप काउंसलर के पास उसका हल ढूंढने जा रहे हैं तो आप पेशेंट नहीं है, आप अपने को पेशेंट मत समझिए, यू आर अ क्लाइंट। तो आप क्लाइंट बन के जाइए उनके पास और अपनी समस्याओं को सुलझाइए। तो हमारी आशा तो यही रहेगी कि आप
आप सभी लोग जो हैं इस चीज को समझेंगे और हम अपने से शुरुआत करें। जो आप सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो ये इस तरह की धारणा है अपने दिमाग से हटाइए। आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी समझाइए कि आप खुल के जाइए, खुल के अपनी बात को शेयर कीजिए। बिल्कुल, हमारी इस पहल का थोड़ा सा फल हमें ज़रूर मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ मैं और विनीता अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नमस्कार।